दोस्तों, प्रॉपर्टी को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को हस्तांतरित करने के काफी कानूनी तरीके, लीगल तरीके हैं। आप इसको किसी भी सेल डीड यानी कि रजिस्ट्री के द्वारा कर सकते हैं, विल यानी कि वसीयत के द्वारा कर सकते हैं, गिफ्ट डीड के द्वारा कर सकते हैं। इसके अलावा आप पावर ऑफ अटॉर्नी का यूज करके अपने अधिकार किसी दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर कर सकते हैं। हक त्याग पत्र बनाकर किसी भी संपत्ति को हस्तांतरित कर सकते हैं या किसी भी पारिवारिक सेटलमेंट डीड के द्वारा भी अपनी संपत्ति का हस्तांतरण कर सकते हैं। इस तरह से संपत्ति हस्तांतरण करने के कई तरीके हैं। अब इनमें कौन सा तरीका आपके लिए उचित है, बेस्ट है, फायदेमंद है, आज के इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं। इसके साथ साथ इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि किस तरीके को करने से आपको कितना फायदा है, कितना नुकसान है, इसका प्लस पॉइंट क्या है और इसका माइनस पॉइंट क्या है। और इस वीडियो के अंत में यानी कि आखिर में हम आपको वो तरीका बताएंगे जिससे आप बिना स्टाम्प ड्यूटी दिए, बिना स्टाम्प ड्यूटी चुकाए किसी भी संपत्ति को हस्तांतरित कर सकते हैं। तो सीधी सी बात है कि ये वीडियो बहुत ज्यादा जानकारी वाला और हेल्पफुल होने वाला है, इसलिए इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। इस वीडियो के माध्यम से आज हम आपको बेहद अच्छी जानकारी देने वाले हैं और ऐसा तरीका बताने वाले हैं जिससे आप अपने स्टाम्प ड्यूटी को बचा सकें। तो इस वीडियो को एक लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किसी भी प्रॉपर्टी को, संपत्ति को हस्तांतरित किस तरीके से किया जाए, कौन सा तरीका हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है और सही है। तो 1 बाय 1 6 तरीके मैं आपको बताने वाला हूँ, जो 6 तरीके आपके लिए सुटेबल रहेंगे और किस प्रकार अपनी संपत्ति को आप हस्तांतरण किस तरीके से करवा सकते हैं, आज के वीडियो में आप जान जाएंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट और प्रचलित जो तरीका है वो तरीका है सेल डीड के जरिए, यानी कि किसी भी संपत्ति की रजिस्ट्री करवा देने से उस संपत्ति का एक कानूनी तरीके से, लीगल तरीके से हस्तांतरण हो जाता है। और मैक्सिमम लोग इसी तरीके को यूज करते हैं। ज्यादातर संपत्ति की खरीद और बेचान इसी तरीके से किया जाता है और इसमें सेल डीड को सब रजिस्ट्रार ऑफिस में जाकर रजिस्टर करवा के किसी भी संपत्ति का हस्तांतरण कर दिया जाता है। तो किसी भी संपत्ति के हस्तांतरण का सेल डीड के जरिए जो तरीका है उसका प्रोसेस क्या है और इसको किस तरह से किया जाता है। तो इसके लिए सबसे पहले संपत्ति को देखकर उसकी रेट तय की जाती है और रेट तय करने के बाद एडवांस के तौर पर कुछ अमाउंट दिया जाता है और उस अमाउंट को देने के लिए एक सेल एग्रीमेंट निष्पादित करवाया जाता है। ज्यादातर लोग सेल एग्रीमेंट को ही सेल डीड समझ लेते हैं, लेकिन सेल डीड और सेल एग्रीमेंट दोनों अलग चीजें हैं। सेल एग्रीमेंट में उस संपत्ति को एडवांस के तौर पर जो पैसा दिया जाता है उसको लिखवाया जाता है और उसमें यह शर्तें लिखाई जाती है कि इस संपत्ति का हस्तांतरण कितने दिन के बाद बाकी का पैसा देकर कर दिया जाएगा और तय समय के बाद उस संपत्ति की सेल डीड बनवाकर बाकी का पैसा देकर रजिस्ट्री करवा ली जाती है और प्रॉपर्टी का कब्जा प्राप्त कर लिया जाता है। इसको मैं आपको एक उदाहरण से समझाने की कोशिश करता हूं कि मान लीजिए मैंने 70 लाख की कोई प्रॉपर्टी पसंद की और उसको खरीदने का एक इकरार किया। 10 लाख रुपए एडवांस के तौर पर उस सेल एग्रीमेंट में दर्ज किए गए और उस संपत्ति की रजिस्ट्री करवाने के लिए 30 दिन का समय दिया गया। तो 30 दिन के समय गुजरने के बाद मैं उस संपत्ति का बकाया पेमेंट देकर अपने नाम से सेल डीड करवा लूंगा। अब जो व्यक्ति जिस संपत्ति को सेल डीड के माध्यम से खरीदता है तो उसको रजिस्टर्ड करवाने के लिए सब रजिस्ट्रार ऑफिस में उस संपत्ति की मार्केट वैल्यू या डीएलसी वैल्यू की स्टाम्प ड्यूटी देनी होती है। ये स्टाम्प ड्यूटी अलग अलग राज्यों में अलग अलग गणना करके निकाली जाती है। राजस्थान की हम बात करें तो 7 से लेकर 8.8% ये स्टाम्प ड्यूटी पड़ती है और इस स्टाम्प ड्यूटी की गणना लेडीज और जेंट्स में अलग अलग तरीके से की जाती है। लेडीज में 1% का सरकार की तरफ से फायदा दिया गया है, यानी कि अगर आपकी जेंट्स के तौर पर 8.8% स्टाम्प ड्यूटी लग रही है और उसमें सारे सरचार्ज शामिल हैं तो लेडीज की अप्रोक्स 7% के आसपास ही लगेगी, यानी कि 1.3 का लेडीज को फायदा मिलता है। अब बात आती है कि इस स्टाम्प ड्यूटी की गणना किस प्रकार से की जाएगी। तो स्टाम्प ड्यूटी की गणना प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू या प्रॉपर्टी की डीएलसी वैल्यू सर्किल रेट के आधार पर की जाती है। ज्यादातर प्रॉपर्टी के सौदे मार्केट वैल्यू के हिसाब से आपस में तय किए जाते हैं और कई लोग मार्केट वैल्यू के अमाउंट पर स्टाम्प ड्यूटी की गणना करके स्टाम्प ड्यूटी चुकाते हैं, लेकिन काफी लोग सर्किल रेट यानी कि डीएलसी रेट पर भी स्टाम्प ड्यूटी की गणना करते हैं। कई बार एक एरिया में मार्केट वैल्यू ज्यादा होती है और डीएलसी वैल्यू कम होती है, तो मैक्सिमम लोग स्टाम्प ड्यूटी को बचाने के लिए डीएलसी वैल्यू पर रजिस्ट्री करवाना प्रीफर करते हैं। और इसमें मान लीजिए 70 लाख रुपए की मार्केट वैल्यू की आपने प्रॉपर्टी खरीदी और उसकी डीएलसी वैल्यू 40 लाख रुपए आई, तो 40 लाख रुपए की वैल्यू पर स्टाम्प ड्यूटी की गणना होगी और बाकी का ऊपर का लेन देन एक अलग तरीके से कर लिया जाता है। अब सवाल ये उठता है कि डीएलसी वैल्यू की गणना किस प्रकार करें, उसका पता कैसे करें। तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग स्टाम्प ड्यूटी पे की जाती है
और इसकी गणना के लिए आपको उस राज्य की स्टाम्प और रजिस्ट्रेशन विभाग की वेबसाइट पर जाकर वहां से आप उस एरिया की स्टाम्प ड्यूटी की गणना कर सकते हैं। साथ ही आप उस एरिया की डीएलसी वैल्यू भी पता कर सकते हैं। संपत्ति के इस तरह के हस्तांतरण जो कि सेल डीड के द्वारा किया जाता है, सबसे बेहतरीन, सबसे सुरक्षित और अच्छा तरीका माना जाता है। लेकिन इसका सबसे बड़ा माइनस पॉइंट यही है कि इसमें बहुत ज्यादा स्टाम्प ड्यूटी हमें पे करनी पड़ती है। उदाहरण के लिए अगर मैंने कोई 70 लाख की प्रॉपर्टी को खरीदा है तो उसमें 8.8% के हिसाब से या 8% के हिसाब से भी मैं स्टाम्प ड्यूटी की गणना करूं तो लगभग 5.5 लाख रुपया मुझे अदा करना पड़ेगा। अब बात करते हैं संपत्ति के हस्तांतरण का दूसरा तरीका जो कि गिफ्ट डीड के द्वारा किया जाता है। एक ही परिवार में, पारिवारिक ब्लड रिलेशन में, किसी भी रिश्तेदारी में किसी भी संपत्ति को अगर ट्रांसफर किया जाता है तो उसको गिफ्ट डीड के माध्यम से किया जाता है। और सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि इसमें किसी भी तरह के पैसे का कोई भी लेन देन शो नहीं किया जाता, क्योंकि पारिवारिक रिलेशन में संपत्ति को एक तरह से दान के रूप में उपहार के तौर पर कोई भी व्यक्ति अपने रिश्तेदार को देता है। इसलिए जो संपत्ति गिफ्ट में दी जाती है उसका कोई बदले में पैसा नहीं लिया जाता, और अगर पैसा लिया जाता है तो फिर गिफ्ट डीड वैलिड नहीं होती। इस तरीके से संपत्ति के हस्तांतरण में सबसे बड़ा फायदा यह है कि जिस व्यक्ति के नाम से संपत्ति को गिफ्ट किया गया है वह उस संपत्ति का मालिक गिफ्ट करते ही उसी दिन हो जाता है। और दूसरा, इसमें स्टाम्प ड्यूटी नाम मात्र की लगती है और ब्लड रिलेशन में तो कहीं पर बिल्कुल भी नहीं लगती। एक उदाहरण से हम समझें कि एक सास बहू के नाम से हस्तांतरण करना चाहती है तो वो गिफ्ट डीड के जरिए करेंगी और इसमें उनको किसी भी तरह की कोई स्टाम्प ड्यूटी नहीं लगेगी। वहीं अगर एक पति अपनी पत्नी के नाम से भी संपत्ति को गिफ्ट करे तो उसको भी किसी भी तरह की कोई स्टाम्प ड्यूटी पे नहीं करनी पड़ेगी, और अगर लगती भी है तो नाम मात्र की लगती है, नहीं के बराबर लगती है। दोस्तों, अब बात करते हैं संपत्ति के हस्तांतरण के तीसरे तरीके की जो कि विल यानी कि वसीयत के द्वारा किया जाता है। विल या वसीयत में जो व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के नाम से वसीयत करता है जिसको वो अपनी संपत्ति देना चाहता है तो वो दे सकता है, और इसको एक सादे कागज पर भी बनाकर किया जा सकता है और वो चाहे तो स्टाम्प पर करवाकर उसको रजिस्टर्ड भी करवा सकता है। दोनों ही समान रूप से मान्यता रखती हैं। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति किसी व्यक्ति को अपनी संपत्ति वसीयत के तौर पर करना चाहता है और वो चाहता है कि उसके मरणोपरांत वो संपत्ति उस व्यक्ति को मिल जाए, तो वो उसके नाम से एक वसीयत कर देगा, चाहे सादे पेपर पर करे या किसी भी स्टाम्प पर करके रजिस्टर्ड करवा दे। वो दोनों वसीयत समान रूप से वैलिड रहेंगी। इसमें वसीयत करने वाले व्यक्ति का सबसे बड़ा फायदा यह है कि जीते जी वो सारी संपत्ति उसकी रहती है, लेकिन वो संपत्ति जिसको उसने वसीयत की है उसके मरणोपरांत ही मिलती है। और दूसरा सबसे बड़ा फायदा कि वह व्यक्ति ऐसी किसी भी वसीयत को कभी भी निरस्त कर सकता है। और इसका एक सबसे बड़ा ये फायदा है कि इसमें किसी भी तरह की स्टाम्प ड्यूटी नहीं लगती। मान लीजिए मैं किसी को वसीयत करना चाहता हूँ तो अगर मैं सेल डीड के माध्यम से करूंगा तो उसमें मुझे स्टाम्प ड्यूटी पे करनी पड़ेगी, और अगर मैं उसको गिफ्ट करके दूंगा तो उसमें भी कुछ स्टाम्प ड्यूटी तो लगेगी ही, लेकिन वो संपत्ति इमीडिएट मेरे हाथ से निकल जाएगी। लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरी संपत्ति मेरे पास भी रहे, मरणोपरांत किसी व्यक्ति को जिसको मैं देना चाहता हूं उसको भी मिल जाए और स्टाम्प ड्यूटी बिल्कुल ना लगे। तो ये सबसे बड़ा तरीका, अच्छा तरीका है जिसके माध्यम से किसी भी संपत्ति को अपने मरणोपरांत हस्तांतरित किया जा सकता है। लेकिन वसीयत से संपत्ति के हस्तांतरण में कुछ नेगेटिव पॉइंट भी हैं जो कि कभी कभी हमारे सामने आते हैं। जैसे किसी एक व्यक्ति ने मरणोपरांत अपनी संपत्ति अपने एक पुत्र के नाम कर दी और दूसरे पुत्र को वो संपत्ति उसने नहीं दी, तो दूसरा पुत्र इस पर आक्षेप कर सकता है और इस वसीयत को चैलेंज कर सकता है। ऐसी कंडीशन में जिस व्यक्ति को वो संपत्ति मिलनी चाहिए थी, जिसके नाम से उस संपत्ति को वसीयत किया गया था, वह संपत्ति उसको नहीं मिलती है या मुश्किलों से मिलती है या फिर चक्कर कोर्ट के लगाने के बाद मिलती है। वहीं पर अगर किसी व्यक्ति के एक ही पुत्री है या एक ही पुत्र है तो वो अगर इस तरीके से संपत्ति की वसीयत कर दे तो प्रॉपर रूप से उस व्यक्ति को वो संपत्ति मिल जाती है। अब जो दोस्तों चौथा तरीका है जो कि मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा, लेकिन ज्यादातर लोग इस तरीके से अपनी संपत्ति का हस्तांतरण करते हैं और रियल एस्टेट फील्ड में भी इस तरह से संपत्ति का लेन देन इसी तरीके से किया जाता है, और वो तरीका है पावर ऑफ अटॉर्नी के जरिए किसी भी संपत्ति का हस्तांतरण करना। इसको आम मुख्तियारनामा भी बोलते हैं और इसमें एक व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी से संबंधित सारे अधिकार उस व्यक्ति को दे देता है जिसके नाम से उसने आम मुख्तियारनामा जारी किया है। इसमें एक 500 रुपए का स्टाम्प लेकर वो व्यक्ति अपने सारे राइट्स जो उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड हैं वह उस व्यक्ति के नाम लिख कर दे देता है, और उस 500 रुपए के स्टाम्प की बिना पर वो व्यक्ति जिसके हक में पावर ऑफ अटॉर्नी जारी की गई है वह उस संपत्ति को बेच सकता है या चाहे जो कर सकता है। लेकिन संपत्ति के हस्तांतरण का ये तरीका कानूनी और वैलिड नहीं है,
माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने कई जजमेंट में इस तरह से इसके बारे में जानकारी दी है और कहा है कि किसी भी संपत्ति का हस्तांतरण अगर पावर ऑफ अटॉर्नी के जरिए किया जाता है तो ये मान्य और वैलिड नहीं है। और इसमें पावर ऑफ अटॉर्नी से हस्तांतरण और इसमें संपत्ति को पावर ऑफ अटॉर्नी से हस्तांतरण करने का एक माइनस पॉइंट और एक नुकसान ये है कि पावर ऑफ अटॉर्नी जारी करने वाला व्यक्ति पावर ऑफ अटॉर्नी को जब चाहे रद्द, रिवोक या कैंसिल कर सकता है। इसके बावजूद रियल एस्टेट फील्ड में काम करने वाले काफी लोग इस तरीके से संपत्ति का हस्तांतरण करते हैं क्योंकि उनको स्टाम्प ड्यूटी में बचत होती है। लेकिन कई लोग जो आपस में मित्र होते हैं, जिनका आपस में एक दूसरे के प्रति विश्वास होता है, तो वो इस तरीके से किसी भी संपत्ति का लेन देन करते हैं। लेकिन पावर ऑफ अटॉर्नी के जरिए किसी भी संपत्ति के लेन देन में काफी फ्रॉड और बदमाशी देखी गई है। कई बार पावर ऑफ अटॉर्नी जारी करने वाला व्यक्ति पैसे ले लेता है, पावर ऑफ अटॉर्नी जारी कर देता है और बाद में उसको रद्द कर देता है। ऐसे में जिस व्यक्ति ने पावर ऑफ अटॉर्नी के जरिए प्रॉपर्टी खरीदी है और पैसा भी दिया है, तो उसको प्रॉपर्टी भी नहीं मिलती और पैसा भी अटक जाता है। तो ये तरीका थोड़ा सा असुरक्षित है, लेकिन काफी लोग इसको यूज में लेते हैं। अब बात करते हैं पांचवें तरीके की। दोस्तों, ये तरीका एक हक त्याग पत्र या हक तर्कनामा के जरिए प्रॉपर्टी का हस्तांतरण इस तरह से भी किया जाता है, जो कि इस तरह का हस्तांतरण पुश्तैनी पारिवारिक प्रॉपर्टी या अंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है उसमें किया जाता है और इसका उपयोग किसी भी संपत्ति के हक, हिस्से और बंटवारा में ज्यादातर किया जाता है। इसको हम एक उदाहरण से समझते हैं कि किसी व्यक्ति के नाम से कोई प्रॉपर्टी थी और अकस्मात उसकी मृत्यु हो जाती है और उसके वारिसों में उसकी पत्नी, एक पुत्र और 5 पुत्रियां बचती हैं। अब 5 पुत्रियां रजामंदी से और उसकी माताजी भी रजामंदी से ये चाहती हैं कि वो अपना हक हिस्सा अपने भाई के नाम से लिख दें। तो सभी मिलकर अपना रजामंदी से हक हिस्सा सब रजिस्ट्रार ऑफिस में जाकर अपने भाई के नाम से लिख कर देंगी। उस डीड को रियल इंक्विशमेंट डीड या हक तर्कनामा या हक त्याग पत्र कहा जाता है। इसमें स्टाम्प ड्यूटी नाम मात्र लगती है, बहुत ज्यादा नहीं लगती है। इसी प्रकार ये डीड संपत्ति के हस्तांतरण में पुश्तैनी प्रॉपर्टी में भी लागू होती है और किसी परिवार में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई है तो उसके बाकी के रिश्तेदार किसी एक रिश्तेदार के नाम से अपने हक को ट्रांसफर कर देते हैं। वहीं पे अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई है, वो जिंदा भी है, तो भी कोई व्यक्ति अगर अपना हक हिस्सा नहीं लेना चाहे तो वो अपना हक हिस्सा छोड़ सकता है और किसी अन्य सदस्य के नाम से वो अपना हक त्याग पत्र बनवा सकता है। लेकिन इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हक छोड़ने वाला व्यक्ति जो हक त्याग पत्र बनवा रहा है उसकी बराबर सहमति होनी चाहिए। अगर उसकी सहमति नहीं है तो फिर इस तरह की डीड नहीं बन सकती है। अब जो मैंने आपसे वादा किया था कि लास्ट में छठा तरीका जो मैं आपको बताऊंगा वो बहुत अच्छा तरीका और बेहतरीन तरीका होगा और उसमें आपको 1 रुपया भी स्टाम्प ड्यूटी नहीं देनी पड़ेगी और इसके साथ आपकी प्रॉपर्टी का हक, हिस्सा और बंटवारा बहुत आसानी से अच्छे तरीके से हो जाएगा और वो भी कानूनी और लीगल तरीके से। इस तरह की डीड का नाम है सेटलमेंट डीड, जो कि सभी जो हक हिस्सेदार होते हैं उनकी आपसी सहमति से बनाई जाती है। इसको भी हम एक उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं कि एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, उसके नाम की कोई प्रॉपर्टी है और उसके हक वारिसों में उसकी पत्नी, 5 पुत्रियां और 1 पुत्र हैं और वो सभी अपनी रजामंदी से आपस में मिल बैठकर अपने अपने हक हिस्से को बेचना नहीं चाहते, लेकिन अपने अपने हक हिस्से को अपने नाम से इंडिविजुअल रूप से ट्रांसफर करवाना चाहते हैं। तो इसके लिए उनको करना ये पड़ेगा कि सभी वारिस आपस में मिल बैठकर आपसी रजामंदी से एक सादे पेपर पर अपने हक हिस्से को लिख लेंगे और उस रजामंदी से लिखे गए पेपर को ले जाकर अपने एरिया के पटवारी, तहसीलदार या किसी भी नगर निगम जहां पर आपका इलाका लगता है, प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है, वहां जाकर अप्लाई करेंगे और इस प्रकार से बिना कोई स्टाम्प ड्यूटी दिए आपके हक और हिस्से आपके नाम से इंडिविजुअल रूप से वहां पर करके दे दिए जाएंगे। इस सेटलमेंट डीड के माननीय सुप्रीम कोर्ट के काफी जजमेंट आए हैं और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा है कि सभी पारिवारिक सदस्य बिना लड़ाई झगड़े के आपसी रजामंदी और आपसी सहमति से अगर किसी तरह की सेटलमेंट डीड लिख कर लेकर आते हैं और आपस में बंटवारा चाहते हैं तो उनके नाम से कर दिया जाए और उनसे किसी भी तरह की कोई स्टाम्प ड्यूटी न ली जाए। तो दोस्तों, इस वीडियो में संपत्ति के किसी भी तरह से लीगल तरीके से, कानूनी तरीके से हस्तांतरण किस प्रकार किया जाता है उन तरीकों को समझा और जाना। तो दोस्तों, अगर इस वीडियो को आपने पसंद किया है तो एक लाइक जरूर कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जरूर दबा दें और हमारे नियमित व्यूअर से मेरा आग्रह है कि हमारे इस वीडियो को लाइक करें और साथ ही अपने तमाम मिलने वाले दोस्तों में इस वीडियो को शेयर जरूर करें। हम आपसे मिलेंगे नए टॉपिक, नए वीडियो और नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।